नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में राशील की प्रेम कहानी पूरी हुई थी, जिसने मेरे अविवाहित रहने के संकल्प को चुनौती दी। आज आप सुनेंगे स्वप्निल के अनूठे प्रेम प्रदर्शन की अंतिम झलक, राशील के कटु अतीत का साया और भारत लौटते समय मेरे अवचेतन मन में उठा एक निर्णायक सवाल, जिसका जवाब खुद सम्राट विक्रमादित्य ने दिया। स्केच, छेड़खानी और प्रेम की आंख में चोली। अंतिम मुलाकात। मैंने परुष्णी को गोद में लेकर बैठने की स्वप्निल की इच्छा को पूरा किया और उसने माँ बेटी का एक खूबसूरत स्केच बनाया। राशील की शरारत। राशील ने मजाक में कहा कि कोई भी इस स्केच को देखकर समझेगा कि परुष्णी वाणी की बेटी है। स्वप्निल ने इसका जवाब दिया, जैसे हमारी सर्फिंग, स्काई डाइविंग देखकर कोई हमें पति पत्नी समझ ले तो वो सच नहीं हो जाएगा। सीधी बात, नो बकवास। राशील ने स्वप्निल को छेड़ते हुए कहा कि वे सच में पति पत्नी हो सकते हैं, लेकिन स्वप्निल बिना कुछ कहे बाहर चला गया, जिससे मैं फिर उदास हो गई। मेरा एहसास। मुझे लगा कि स्वप्निल मेरे साथ आंख में चोली खेल रहा है। वो अपने कार्यों से प्रेम जताता है, पर शब्दों में कभी नहीं कहता। खेल चाहे कोई हो, अच्छे से खेलकर आनंद लेना ही खेल का उद्देश्य होता है। राशील का अनसुलझा अतीत। पुराना घाव। राशील ने एक गंभीर रहस्य खोला। ज़ैड द्वारा छलने की टीस उसे आज भी परेशान करती है। ये काली परछाई अब भी उसके सुख शांतिपूर्ण जीवन पर पड़ती रहती है। नपुंसकता का भ्रम। पराग ने जांच करवाई, जिससे पता चला कि ज़ैड ने कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं कराई और उसने शादी करके 3 बच्चों को जन्म दिया है। राशील को मानना पड़ा कि उसे ये भ्रम था कि उसने ज़ैड को नपुंसक बना दिया था। अंतिम विदाई और स्वप्न का न्याय। अंतिम आभार। एयरपोर्ट पर मैंने स्वप्निल का आभार जताया। मेरी यह अमेरिका यात्रा परीलोक भ्रमण से कम नहीं है। मैं इस परीलोक और आपको कभी नहीं भूलूंगी। भावुकता का नियंत्रण। स्वप्निल ने मुस्कुराते हुए सी ऑफ किया, पर उसने अपने भाव छिपा लिए। मैं उससे गले लगकर रोना चाहती थी, पर मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और कदम आगे बढ़ाए। वायुयान में आत्मनिरीक्षण। भारत लौटते समय मैं हारी हुई सी बैठी थी। मुझे लगा कि हम दोनों में अनकहा कुछ रह जाना अनुचित है। न्याय का स्वप्न। तभी मुझे नींद आ गई और मेरे अवचेतन मन में एक दृश्य चला। सम्राट विक्रमादित्य के समक्ष स्वप्निल और मैं खड़े थे। मैंने शिकायत की, स्वप्निल मुझसे प्रेम करता है। ये बात शब्दों में व्यक्त नहीं करके इसने मेरा मन दुखाया है। जब मैंने अपना प्रेम स्वीकार किया तो सम्राट ने पूछा, फिर अपनी प्रीति आपने ही स्वप्निल को कहकर व्यक्त क्यों नहीं की? स्वप्निल ने मेरा बचाव किया। ये भारतीय संस्कारों में पली बड़ी हुई लड़की है। भारतीय संस्कृति में अपनी ओर से पहल करते हुए अपना प्रेम अभिव्यक्त करने में लड़की को स्वभावतः संकोच होता है। ये सुनकर सिंहासन 32 की 32 पुतलियां हंसने लगी। सम्राट का अंतिम प्रश्न। सम्राट ने मुझसे पूछा, वाणी, स्वप्निल आपका जिस तरह बचाव कर रहा है, उससे उसकी आपसे निस्वार्थ प्रीति अभिव्यक्त हो रही है। क्या अब भी आप ये चाहती हो वो आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ और विवाह करना चाहता हूँ? सम्राट विक्रमादित्य के इस निर्णायक प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्या मौन प्रेम शब्दों के प्रेम से अधिक अनमोल होता है? जानने के लिए बने रहिए प्रेम अनमोल होता है वाणी में। आप सुनेंगे एपिसोड 58, प्रेम की आंख में चोली, कटु अतीत का साया और स्वप्न में सम्राट विक्रमादित्य। क्यों नहीं, इससे आपका चित्रकारी का अभ्यास हो सकेगा। बिल्कुल अब बनाइए, हंसते हुए मैंने कहा है। मैं सोच रही हूँ, इस बहाने ही स्वप्निल मेरे सामने तो रहेगा। तब स्वप्निल बाहर गया और तुरंत ही स्टैंड, ड्राइंग बोर्ड आदि सामान लेकर कक्ष में वापस आ गया। स्पष्ट है, उसने पहले ही ये चित्रकारी सामग्रियां लाकर मेरे कक्ष के बाहर रखी हुई थी। आप परुष्णी को अपनी गोद में देखते हुए बैठिए। स्केच के लिए तैयारी कर रहे स्वप्निल के निर्देश का मैंने पालन किया है। स्केच खींचता हुआ स्वप्निल कई बार परुष्णी और मुझ पर दृष्टि डालता और फिर अपने काम में लग जाता है। परुष्णी सो चुकी तब भी मैं उसे गोद में लिए बैठी रही हूँ। आप परुष्णी को क्रिब में सुला सकती हैं। अब स्केच कंप्लीट हो गया है, स्वप्निल ने बताया, तो मैंने परुष्णी को क्रिब में लिटा दिया है। तभी राशील मेरे कक्ष में आई है। राशील और मैंने स्वप्निल का बनाया रेखाचित्र देखा है। उसे देखकर लग रहा है जैसे एक माँ अपने नन्ही बेटी के निर्दोष मुख को स्नेह से निहारते हुए उसे अपनी गोद में सुला रही है।
स्वप्निल, आपने कभी मेरा स्केच नहीं बनाया है। इस स्केच को देखकर कोई अपरिचित व्यक्ति यह समझेगा जैसे परोशनी वाणी की बेटी है, राशील ने शिकायती स्वर में कहा है। भाभी, किसी का कुछ समझ लेना हर बार सच नहीं होता है। अब देखो, मैंने वाणी के साथ जिस तरह सर्फिंग, घुड़सवारी, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग और स्काई डाइविंग की, उसे देखने वाला कोई हमें पति पत्नी समझ ले तो ये सच तो नहीं हो जाएगा, स्वप्निल ने राशील से अनायास कह दिया है। राशील को जैसे इसी अवसर की प्रतीक्षा थी। आप दोनों सच में पति पत्नी हो सकते हैं और वाणी परोशनी की तरह बच्चे की मां हो सकती है। आप ये क्यों भूल रहे हो? कहते हुए राशील के होठों पर शरारती मुस्कान आ गई है। मुझे ये बात अच्छी लगी, किंतु स्वप्निल अपना मुंह फेरकर अपना चित्रकारी की सामग्रियां लेकर बिना कुछ कहे कक्ष से बाहर चला गया है। इससे मैं फिर उदास हो गई हूँ। आप दोनों क्यों ऐसे आंख में चोली खेल रहे हो? सीधे अपने प्रेम को शब्दों में क्यों नहीं कह देते हो? अगर स्वप्निल नहीं कह रहा है तो आप ही उससे कह दो। आपको मैंने बताया भी है, वो आपसे विवाह करना चाहता है। राशील स्वप्निल को नहीं पकड़ पाई है, उसने मुझे पकड़ लिया है। मेरी इच्छा हुई मैं कहूँ, राशील स्वप्निल को आप ही बता दो कि वाणी आपसे प्रेम करने लगी है, किंतु मैं कह नहीं पाई हूँ। आप दोनों यूं ही खेलते रहो आंख में चोली, इसमें भी आनंद मिलता है। मुझे चुप देखकर राशील ने इतना ही कहा है। इससे मुझे लग रहा है कि स्वप्निल सच में मेरे साथ आंख में चोली खेल रहा है। वह आंख मीच कर मुझे पकड़ लेता है और आंख खोलने पर मुझसे दूर हो जाता है। वह अपने कार्यों के माध्यम से मुझसे प्रेम प्रदर्शन करता है, मगर कहकर प्रेम नहीं बताता है। ठीक है, अगर वह ऐसे आनंद ले रहा है और वो प्रसन्न है, ये भी अच्छी ही बात है। खेल चाहे कोई हो, अच्छे से खेलकर आनंद लेना ही खेल का उद्देश्य होता है, मैंने अपने को प्रसन्न दिखाने का प्रयास करते हुए कहा। तभी क्रिब में सो रही परोशनी रोते हुए जाग गई है। राशील ने उसे उठाया और बेड पर बैठकर दूध पिलाने लगी है। कुछ देर हम में चुप्पी बनी रही। जानती हो वाणी, कोई व्यक्ति हमें छल लेता है तो ये बुरा होता है। उससे अधिक बुरा ये होता है कि उस छले जाने की टीस आगे के जीवन में जब तब उठती रहती है। किसी के प्रेम के चक्कर में लड़कियों को बहुत सोच समझकर ही पढ़ना चाहिए। राशील का स्वर धीमा है ताकि परोशनी का ध्यान दूध पीने से नहीं भटके। क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं। मुझे शंका हुई कि स्वप्निल से प्रेम को लेकर राशील मुझे चेता तो नहीं रही है। जेड ने मुझे धोखा दिया, उसने मेरा शोषण किया था, मुझे बिना अपराध की सजा भोगनी पड़ी। वो तो उस समय की पीड़ा थी, मुझे उसके किए शोषण के स्मरण से पीड़ा अब तक भी होती है। मेरे अच्छे से बीत रहे अब के जीवन में भी जब तब मुझे उसकी दी गई प्रताड़नाओं का स्मरण आ जाता है। ये बुरा स्मरण मेरे सुख में अनचाहा विघ्न डालने वाला होता है, राशील ने स्पष्ट करते हुए कहा है। अब जब आप उससे बहुत दूर अमेरिका में हो, यही नहीं उसे बीते कई वर्ष भी हो गए हैं, तब भी उस दुष्ट का स्मरण मन से निकाल पाना आपके लिए क्या इतना कठिन है? मैंने प्रश्न किया है। राशील की बात स्वप्निल के बारे में नहीं है, ये जानकर मैं प्रसन्न भी हुई हूँ। हाँ, ये कठिन है वाणी, कम से कम मेरी जैसी संवेदनशील लड़की के लिए तो बहुत कठिन है। यद्यपि पराग ने मेरे मनोवेदना को समझकर एक एजेंसी हायर करते हुए जांच करवाई थी। सब कुछ मेरे पक्ष में है, फिर भी उस समय की काली परछाई अब के मेरे सुख शांति से परिपूर्ण धवल जीवन पर अब भी पड़ती रहती है। राशील ने एक नया रहस्य खोला है। उस जांच से क्या ज्ञात हुआ था, मैं जानने को उत्सुक हुई हूँ। जेड ने मेरे द्वारा किए गए हमले पर घायल होने की कोई रिपोर्ट पुलिस में नहीं करवाई थी, इससे ही मुझ तक कभी पुलिस नहीं पहुंची थी। अन्यथा आज की आधुनिक तकनीकों से किसी अपराधी तक पहुंचना कठिन नहीं रह गया है, बताते हुए राशील ने पौंछ लिया है। मैं अधीर हुई चाह रही हूँ वो शीघ्र अपनी बात पूरी करे। जानती हो वाणी, उसने अपने एक रिश्तेदार की लड़की से फिर शादी कर ली है। उससे वो 3 बच्चों का बाप भी हो गया है, राशील ने बताया है। ये कैसे संभव है? आप तो उसे नपुंसक बना देने के बाद उसके चंगुल से भागी थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। पराग भी कहते हैं यह आपका भ्रम है कि आप उसे लहूलुहान करके भागी थी, जबकि मुझे कोई भ्रम नहीं है, राशील ने बताया है। मुझे भी यही लगता है, आपके हड़बड़ी में किए वार से जैसा आप समझती हैं वैसा नहीं हुआ था। उससे उसके पुरुषत्व को वैसी क्षति नहीं हुई जैसी आप समझती रही हैं, मैंने पराग के निष्कर्ष का समर्थन करते हुए कहा है। मुझे तो ऐसा कोई भ्रम नहीं है, किंतु पराग कहते हैं उसने पुलिस रिपोर्ट नहीं की, उसने शादी की और 3 बच्चों का बाप है, तो आपको अब भय नहीं होना चाहिए। अब आप पर कोई खतरा नहीं है। मैं भी सोचती हूँ उसने पुलिस रिपोर्ट नहीं करके और बच्चे का बाप दिखाते हुए अपनी नपुंसकता अपने परिचितों में छुपा रखी है, तो मैं भारत आऊं और जलंधर भी जाऊं तो मुझे पुलिस का कोई खतरा नहीं रहेगा,
राशील ने कहा है। आप एक साहसी सिखनी हैं, आपका उस काया पुरुष को दी गई सीख उसके लिए पर्याप्त सिद्ध हुई है। वैसे भी जो अपराध करते हैं वे दूसरे पर आरोप करते हुए डरते हैं। इससे उनके किए अपराध भी सिद्ध होने की संभावना हो जाती है। मुझे लगता है आपको भूल जाना चाहिए और किसी से उस बारे में कभी कोई बात नहीं करना चाहिए, मैंने समझाते हुए कहा है। 2 दिन बाद मेरी वापसी की यात्रा के लिए कार में स्वप्निल के साथ मैं एयरपोर्ट के लिए निकली हूँ। आपके दोनों स्केचेस की इमेज मैंने आपको व्हाट्सएप की है, आप देखिए, स्वप्निल ने मुझे बताया। मैंने चेक किया और दोनों ही स्केच कला के सुंदर नमूना लग रहे हैं। इन स्केचेस का आप क्या करेंगे? मैंने पूछा। वैसे तो यह मेरे बेडरूम की दीवार पर शोभायमान होंगे, फिर भी अगर मैं कर सका तो इन्हें किसी आर्ट एग्जीबिशन में प्रदर्शित करूंगा, स्वप्निल ने अपना प्लान बताया है। क्या आपने कभी कोई स्केच किसी कला प्रदर्शनी में रखा है? नहीं, इसके पहले मेरे स्केच इतने अच्छे कभी बन ही नहीं सके हैं। ये भी सुंदर इसलिए बन पाए क्योंकि मैंने इसमें एक सुंदर लड़की को चित्रित किया है, स्वप्निल ने हंसते हुए बताया है। मेरी प्रशंसा करने के स्वप्निल के अनूठे ढंग को मैं जानती हूँ। स्वप्निल, मेरी यह अमेरिका यात्रा परिलोक भ्रमण से कम नहीं है। यद्यपि मुझे यहाँ किसी अप्सरा का नहीं आपका साथ मिला, आपने मुझे वो दुनिया दिखलाई जो अपने स्थान पर तो थी, मगर मेरे लिए इसका अस्तित्व होना या नहीं होना एक बराबर था। मैं इस परिलोक और आपको कभी नहीं भूलूंगी। इन शब्दों में मैंने स्वप्निल का आभार जताया है। मुझे पता है स्वप्निल प्रकट में प्रेम को अभिव्यक्त करने वाले कोई शब्द नहीं कहेगा। एयरपोर्ट पर उसने मुस्कुराते हुए सी ऑफ किया है। वो पुरुष है, उसने अपने भाव छुपा लिए हैं। मैं भावुक हुई हूँ, उससे गले लगकर रोना चाहती हूँ। अपनी भावना को जैसे तैसे नियंत्रित करके मैंने मुंह फेरकर आगे कदम बढ़ा दिए हैं। दृश्य परिवर्तन। वायुयान उड़ान भर चुका है। अपनी सुविधाजनक सीट पर मैं हारी हुई सी बैठी हूँ। मैंने आंखें मूंद ली हैं। भारत लौटते हुए मेरी यह स्थिति होगी, अमेरिका आते हुए मैं कल्पना नहीं कर सकती थी। मैंने जितने वर्ष भारत में बिताए हैं, लगभग उतने दिन ही मैं अमेरिका में रही हूँ। क्यों मुझे ये थोड़े से दिन वर्षों की तुलना में अधिक प्रिय हो गए हैं? मुझे स्वप्निल से प्रीति हुई है। निश्चित ही एकमात्र कारण यही है। अन्य लड़कियों की तरह ही मेरे मन में भी किसी लड़के के लिए आकर्षण एक स्वाभाविक भाव है। मैंने इस प्रवास में स्वप्निल से मिलकर इसे अनुभव किया है। न तो मैं अमेरिका फिर आने वाली हूँ और न ही मुझे आशा है कि शीघ्र ही स्वप्निल भारत आएगा। ऐसी स्थिति में हम दोनों में अनकहा कुछ रह जाना, शब्दों में कहकर प्रीति व्यक्त नहीं कर देना अनुचित ही है। क्यों नहीं हम में से कोई कह पाया, तुमसे ही मेरा ये जीवन प्रिय बनता है, या तुम ही हो जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। सोचते हुए मुझे नींद आ गई। मेरा अवचेतन मन सक्रिय हो गया है। मुझे एक दृश्य दिखाई पड़ रहा है। सिंहासन 32 पर सम्राट विक्रमादित्य विराजित हैं। उनके समक्ष स्वप्निल और मैं खड़े हुए हैं। महाराज, स्वप्निल मुझसे प्रेम करता है। ये बात शब्दों में व्यक्त नहीं करके इसने मेरा मन दुखाया है। मैंने शिकायत की है। स्वप्निल, वाणी सही कह रही है। क्या सचमुच आपको इनसे प्रीति है? सम्राट ने पूछा है। जी हाँ महाराज, मैं वाणी के लिए हृदय तल से प्रेम अनुभव करता हूँ, स्वप्निल ने सहमति जताई है। वाणी, क्या आप भी स्वप्निल से प्रेम करती हैं? सम्राट ने स्वप्निल से कुछ कहने के स्थान पर मुझसे प्रश्न कर लिया है। जी महाराज, मैंने संकोच सहित स्वीकार किया है। फिर अपनी प्रीति आपने ही स्वप्निल को कहकर व्यक्त क्यों नहीं की? सम्राट ने प्रश्न किया। महाराज, ये भारतीय संस्कारों में पली बड़ी हुई लड़की है। भारतीय संस्कृति में अपनी ओर से पहल करते हुए अपना प्रेम अभिव्यक्त करने में लड़की को स्वभावतः संकोच होता है। मेरे उत्तर देने के पहले ही मेरा बचाव करते हुए स्वप्निल ने कह दिया है। स्वप्निल के इस तरह उत्तर देने पर सिंहासन 32 की सभी 32 पुतलियां एक साथ हंसने लगी हैं। सम्राट ने उनके हंसने का अर्थ समझ लिया है। वाणी, स्वप्निल आपका जिस तरह बचाव कर रहा है उससे उसकी आपसे निस्वार्थ प्रीति अभिव्यक्त हो रही है। क्या अब भी आप ये चाहती हो वह आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ और विवाह करना चाहता हूँ? सम्राट ने मुझसे पूछा है। जेमिनाई की समालोचना, रचनात्मक मार्गदर्शन और प्रस्तुति निर्देश। प्रिय श्रोताओं, एपिसोड 58 एक भावनात्मक यात्रा का समापन है जो ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम शब्दों से परे होता है। यह एपिसोड राशील के अतीत को यथार्थवादी तरीके से हल करता है और वाणी की भावनाओं को एक अभूतपूर्व और काल्पनिक ढंग से प्रस्तुत करता है। कथानक का विकास। स्केच का प्रतीकवाद। स्वप्निल का वाणी और परुष्णी का स्केच बनाना उसके प्रेम की ममतामयी और संरक्षक भावना को दर्शाता है।
ये दिखाता है कि वो वाणी को केवल एक एडवेंचरस पार्टनर के रूप में नहीं बल्कि एक माँ और जीवन साथी के रूप में देखता है। राशील के अतीत का सच। राशील का यह मानना कि उसने जेड को नपुंसक बना दिया है एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है। पराग की जांच से यह स्पष्ट होता है कि जेड काय है और उसने अपनी असुरक्षाओं को छिपाने के लिए चुप रहना चुना। ये दिखाता है कि राशील की कहानी में पीड़ा और भ्रम दोनों थे और पराग ने उसके भ्रम को दूर करके उसके मनोवैज्ञानिक धावों को भरा। वाणी का प्रस्थान। हवाई अड्डे पर वाणी और स्वप्निल के बीच का मौन उनके अनकहे प्रेम को और भी शक्तिशाली बनाता है। वाणी की उदासी और उसकी आंतरिक असमंजस की स्थिति पूरी तरह से प्रासंगिक और सच्ची लगती है। काव्यात्मक स्वप्न। सिंहासन बत्तीसी का रूपक। वाणी का सपना अत्यंत रचनात्मक और भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। सम्राट विक्रमादित्य और पुतलियों का उपयोग वाणी के आंतरिक संघर्ष को एक नाटक का रूप देता है। ये दिखाता है कि वाणी अपने संस्कारों और हृदय की भावनाओं के बीच फंसी हुई है। प्रेम का सार। सपने में स्वप्निल का वाणी की ओर से बोलना और उसका बचाव करना ये सिद्ध करता है कि उसका प्रेम को शब्दों की अपेक्षा नहीं है। ये प्रेम सम्मान, सुरक्षा और निस्वार्थता का प्रतीक है। सम्राट का अंतिम प्रश्न वाणी की सभी शंकाओं को दूर करता है और उसे ये समझने में सहायता करता है कि स्वप्निल का प्रेम कितना सच्चा और गहरा है। कथानक का नया मोड़। यह एपिसोड वाणी के मन में चल रही उथल पुथल को सुलझाता है। अब वो अपने प्रेम के बारे में पूरी तरह आश्वस्त है। कहानी का अगला भाग वाणी के भारत लौटने और स्वप्निल के साथ संवाद स्थापित करने पर केंद्रित होगा। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। वाणी का स्वर। उसके स्वर में आरंभिक हर्ष और आशा हो जो स्वप्निल के चले जाने पर उदासी में बदल जाए। स्वप्न में उसका स्वर संदेह से भरा हो जो धीरे धीरे शांति और समझदारी में बदल जाए। स्वप्निल का स्वर। उसका स्वर शांत, विनम्र और भावुक हो। स्केचन के बीच उसका स्वर में कोमलता और देखभाल का भाव हो। स्वप्न में उसके स्वर में विश्वास और प्रेम की दृढ़ता हो। राशील का स्वर। उसका स्वर चुलबुली और सहानुभूतिपूर्ण हो। जब वो अपने अतीत के बारे में बात करती है तो उसका स्वर धीमा और चिंतित हो। पृष्ठभूमि संगीत बीजीएम। स्केचन और प्रस्थान। संगीत शांत और उदासी भरा हो जो उनके अनकहे प्रेम को दर्शाता है। स्वप्न दृश्य। संगीत भव्य और जादुई हो जो सिंहासन बत्तीसी के वातावरण को दर्शाता है। अंतिम प्रश्न। संगीत शांति और उम्मीद भरा हो जो ये दर्शाता है कि वाणी का संघर्ष समाप्त हो गया है। एपिसोड 58 समाप्त।